हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी पर स्वागत है। ठीक है, जैसे कि चैनल का नाम ही है आईएमपी। तो बेसिकली इस हमें फिजिक्स के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके समझेंगे। और इसमें मैं बता दूं पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है, तो आप बेफिक्र रहें। बस इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर ना आए तो आप एग्जाम के बाद मुझे ही बता देना कि सर हमारे नंबर नहीं आए आपकी पीडीएफ की वजह से। ठीक है। और एक बात कि ये जो पीडीएफ बनी है ना 2023 के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाई गई है। यानी कि मैंने इस पीडीएफ में से उस क्वेश्चनों को हटा दिया है जो क्वेश्चन जो है अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 10-12 साल के इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जो हमारे काम के नहीं है उन्हें मैंने हटा दिया है। इसमें कितने नंबर का पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है, वो दोनों चीज मैंने इंक्लूड की है। तो आप अगर यूनिट फर्स्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार से जो है इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप हम देखें तो ये पीडीएफ जो है इसमें पूरे 9 यूनिट तक का है, लेकिन एक दिन में पूरा 9 यूनिट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम रोज के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन 4 क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आए तो आप मुझे या तो पर्सनली व्हाट्सएप पर कोई टॉपिक बता सकते हैं, भेज सकते हैं कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनली एक्सप्लेन कर दो, तो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं इसमें। या फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है 4 क्वेश्चन का लगभग हर रोज डलेगा, तो आप 4-4 क्वेश्चन रोज भी पढ़ेंगे ना तो कम से कम 10 दिन में 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और 40 क्वेश्चन थोड़े बहुत नहीं होते। ठीक है, तो निवेदन है कि आप 4 क्वेश्चन भी रोज पढ़ेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और 24 घंटे में 4 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो नहीं है, है ना। और फ्यूचर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो सारी यूनिट्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, सारी यूनिट्स के इसमें पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और सारी यूनिट्स में से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है वो भी डिस्कशन में मतलब यहाँ पर मैं बताया दूंगा आपको। तो जैसे कि अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो ये कितने नंबर की है, 6 नंबर की है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल कितने नंबर, 6 नंबर की पूछी जाएगी। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें शुरू के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप बेल को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत सामने शो हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो हर रोज 4 क्वेश्चन याद करना है। आज से आपको ये एक टाइम टेबल, एक नियम बना लेना है और फिजिक्स में हमको अच्छे से अच्छा करके आना है। मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेरे लिए मेहनत करना पड़ेगी, अपने भविष्य के लिए भी मेहनत खुद को आपको करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी मीडियम को थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बेफिक्र रहे। हिंदी मीडियम को इसलिए क्योंकि हिंदी की जानकारी कम है मेरे पास। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। तो कोशिश करूंगा अगर आपको कहीं पर भी हिंदी की डेफिनेशन दिख जाए मैं जब समझा रहा हूँ तो निवेदन है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम आप बेफिक्र रहें, आप भी लेकिन स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो किसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो देखो 12th फिजिक्स में आपको एक बात पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आएगा आंसर आप दे नहीं सकते। वैसे तो ये 2 ही नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है और इसमें से 2 नंबर का आएगा भी। तो पहले ही बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हो पाएगा। अब इसके लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकता ना एक बार में। तो जितना हो सकता है मुझसे मैं ट्राई करूंगा बेस्ट से बेस्ट तरीके से तुम्हें समझाने का, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं। पूरी बुक को समझना, पूरी यूनिट को समझना और डायरेक्ट क्वेश्चन समझना, इसमें काफी अंतर होता है। तो इन्हें समझने के लिए थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आसपास का वो पूरा समझ लें, लेकिन आप क्वेश्चन समझ लें तो उसका आंसर याद रखें। सिंपल सी बात है। क्योंकि क्यों, ये जो क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा, तो क्यों तो बहुत सारा भरा पड़ा है फिजिक्स के अंदर,
लेकिन अभी हम सारे क्यों नहीं डिस्कस कर सकते ना, क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स या फिर पूरी यूनिट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हम इतना समझ लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आएगा अगर हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखो इस प्रकार की सरफेस होती है ना, और ये जो है ये फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, दिखाई नहीं देती। मैं आपको बता देता हूँ ये भी, अगर यहाँ पर पॉसिबल हो पाया तो। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है, जो चार्ज होता है ना उनमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस। ये हम अज्यूम करते हैं ये चार्ज है और इसमें से भी निकली हुई है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और नेगेटिव में जो है इनफाइनाइट टू इनवर्ड होती है, मतलब कुल मिला के इसमें आउटवर्ड होती है, इसमें इनवर्ड होती है। देखो इसमें बाहर की तरफ जा रही है और इसमें अंदर की तरफ आ रही है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर। तो आप देख सकते हो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से जो फील्ड क्रिएट हुई उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये हमें याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उस सारा पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो लाइनें बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उन्होंने जो फील्ड क्रिएट की उसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों को पास में रखा है तो अट्रैक्शन हो रहा है। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर खत्म हो जाता है, यही इसका नेचर है। तो यहाँ पर भी फील्ड बनेगा, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अनलाइक चार्ज है, यानी कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इस वजह से इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। ये लाइक चार्ज है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव। तो सिमिलर अगर दोनों नेगेटिव हो तो उसमें भी ऐसे ही होगा, तो क्या होगा, रिपल्सन हो रहा है, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ये जो प्लेन है एक सरफेस कंसिडर की है हमने, सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होगी ना उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्लक्स का बेसिक मीनिंग होता है लाइन, कि कितनी लाइन किसी सरफेस से पास हो रही है। जितनी लाइन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस और टू द परपेंडिकुलर सरफेस। यानी कि एक किसी परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और इसको निकालने का सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया, ये जो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी एंगल पर ये प्लेस्ड है ये प्लेट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका EA, और जो एंगल ले रहे हैं वो इस एंगल के आधार पर आपका आ जाएगा cos फाई। ठीक है, लेकिन अगर इस प्लेट को, जैसे कि पहले तो ये पूरी परपेंडिकुलर थी, इस लाइन के साथ ही देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। समझ में आ गई बात। तो लाइन के साथ इस प्लेट का 90 डिग्री का जब एंगल बन रहा था तो उस टाइम पर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस प्लेट का क्षेत्रफल की बात करूं या फिर एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया, तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे कि जो प्लेट है तो प्लेट की इसी डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन भी होगी, इसी डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन भी होगी, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो टोटल उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो फाई एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, कुछ फाई एंगल बन रहा है।
ये देखोगे आप फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्लेट इस तरह से रख दिया, प्लेट को आपने इस तरह से रख दिया है, तो प्लेट को आपने इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये एरिया की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? एरिया की। तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस केस में कैसी हो गई है? ये तो पैरेलल हो गई ना। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। प्लेट क्या हो गई? पैरेलल हो गई। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। लेकिन प्लेट में जो एरिया उसकी डायरेक्शन कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो इसका फॉर्मूला जो है, इसके फॉर्मूले में कोस फाई है। तो ये जो है रखेंगे तो यहाँ पर टोटल 0। चलो अगर आप ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये बताओ कि ये कहा गया फ्लक्स में कि जितनी नंबर ऑफ लाइन पास होगी किसी सरफेस से वही फ्लक्स होगा। तो यहाँ तो कुछ फ्लक्स होगा भाई, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास तो हो रही है। यहाँ थोड़ी कम हो गई, ये देखो, क्योंकि प्लेट जो है थोड़ी इंक्लाइंड हो गई। लेकिन यहाँ पर तो प्लेट पूरी की पूरी जो है बोल सकते हैं कि पैरेलल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। तो अब कोई भी लाइन पास हो रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी पास हो रही है इस प्लेट में से? नहीं हो रही है। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पैरेलल हो गई। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लिखा भी है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जब वो किसी इससे पास होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर आपका जो एंगल है सरफेस एरिया वो 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, इस 90 डिग्री को जब हम इस एंगल में प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। या दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब प्लेन जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के समांतर होगी, तो कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं, और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ लाइन जो है प्लेट से पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपको शायद समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर किसी को दिक्कत हो तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and orientation of the planar object. Suppose you are asked to pass out water a ring. चलिए छोड़ो, यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं। Electric flux becomes 0 when electric field is parallel to the surface area as angle become 90 degree and value cos 90 is 0। तो समझ गए आप? ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर भी आंसर आपको लिखा हुआ, ये देखो डिटरमाइंड, ये देखो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर से भी अगर हम देखेंगे तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके हथेली को भी आप अगर सिंपल सीधे रखोगे तो जो रूफ आपको दिख रही, छत दिख रही, उसकी और आपके हथेली की जो डायरेक्शन है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये लिख रखा है ना, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउट ऑफ द सरफेस। आपका हाथ ऐसा खड़ा कीजिए और रूफ की तरफ बताइए, छत की तरफ बताइए, तो छत की तरफ जो हाथ की हथेली की डायरेक्शन है उधर की डायरेक्शन में ही आपका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मैं ऐसी कोशिश की है मैंने, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी मीडियम, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। विद्युत फ्लक्स फाई को प्रदर्शित किया जाता है। देखो यहाँ पर लिख रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन है। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, अदिश राशि है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए परिणाम, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है ना। अगर थीटा कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, यानी कि जो प्लेट है ये डायरेक्शन किसकी है? तो प्लेट में उपस्थित एरिया की डायरेक्शन ए बना हुआ भी है, ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर ये और ऐसी घूम जाए और यहाँ से ऐसी हो जाए तो ये तो ऊपर हो जाएगा ना। तो ये जो थीटा बन रहा है ये इस लाइन के साथ कितनी डिग्री बना लेगा? 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा बराबर 90, टी5 का मान न्यूनतम होता है। तो यदि पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ को अनेक
तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मार्क्स का था, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, और ये भी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। अगर मैं इसका आंसर दूं तो सिंपल सी बात है कि किसी चालक के अंदर या किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि सेम होता है, सब सारे पॉइंट्स पर इक्वल होता है। अब इसको समझे कैसे? तो देखो मैं आपको समझाता हूं। ये देख सकते हैं आप, स्फेरिकल कंसीडर करेंगे हम, तो चार्ज जो है ना उसकी स्फीयर के चारों तरफ होता है। अब चार्ज स्फीयर के चारों तरफ होता है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर चार्ज तो जीरो रहा, और चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अपना फॉर्मूला होता है ना। लेकिन इस केस में नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है भाई, तो ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है। फिलहाल मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का जो एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं और उस पर हम कुछ चार्ज देते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ये तो एक सर्किट हो गया है ना, एक सर्किट है, और ये करंट चैप्टर का पार्ट है, इसका नहीं है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे हैं, पहले बता दूं मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसी सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सिंपल कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिस पर हमने चार्ज कुछ दिया है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जीरो होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पर भी बताया गया है, आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से अगर Q जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी बताया गया है कि फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, Q/1 में 4πε0r। तो अगर इनसाइड जो है चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो अपने सरफेस पे दिया, तो Q जीरो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा कि नहीं यार? ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो चुल्लू भर पानी के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो। ठीक है, ये जो चार्ज यहाँ पर दे रखा है ये चार्ज बाहर की तरफ देना था। अब इसने गलत बना दिया तो कोई बात नहीं, ध्यान रखो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड। परफेक्ट। तो कुल मिला के आप समझ गए। निवेदन है कि आप पढ़ें बार बार, तो और चीजें अच्छे समझ में आएगी। डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ, है ना। इधर उधर अपने ध्यान को लेकर ना जाएं, पढ़ें, और इसके अलावा कोई चारा है नहीं आपके पास, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, 2-3 महीने बचे, फरवरी में एग्जाम आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फिर भी इसको अगर हिंदी में डिफाइन करूँ तो कहीं मिलेगा क्या? ये देखो, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा विद्युत विभव पृष्ठ पर उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ठीक है हिंदी मीडियम, तो निवेदन है, याद रखें इस क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश मीडियम का भी लिखा हुआ है, द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन जीरो। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इंग्लिश मीडियम तो कहीं से भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम समझ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से भी इंग्लिश मीडियम देख सकती है। तो ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपे का मतलब, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब एक क्षमता, हिंदी में समझे तो कैपेसिटी कितनी है भैया, और टर लग गया मतलब कैपेसिटी को ऑक्यूपाई करने वाला, यानी एनर्जी को स्टोर करने वाला क्या कहलाता है? कैपेसिटर।
तो ऐसे कैपेसिटर आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये सारे इतने प्रकार जो होते हैं ना कैपेसिटर होते हैं, आप देख सकते हो ये सारे कैपेसिटर है। सर कैपेसिटर तो दिखा रहे हो, ये बताओ कि इसको डिफाइन कैसे करें। देखो भैया ये दिख रहा है ना यहाँ पर, बेसिक तरीके से एक प्लेट इधर ले लो, एक प्लेट इधर ले लो, और बीच में या तो कुछ फील कर दो या फिर कुछ वैक्यूम खाली छोड़ दो, और ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया ना, दैट इज द कैपेसिटर। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात। कैपेसिटर में हम दो प्लेट कंसिडर करते हैं, एक पर पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव होता है, बीच में कुछ वैक्यूम खाली छोड़ते हैं या कोई जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो फील करते हैं, भरते हैं इसमें, है ना, पराविद्युतांक भर देते हैं और दो प्लेट ले लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे कैपेसिटर कहा जाता है। अब इसके बारे में डेफिनेशन अगर लिख देखें हम, ये देखो, अ कैपेसिटर अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस that can store energy in the form of an electric charge। ठीक है, मतलब कुल मिला के टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं that can store energy in the form of an electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। देखो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और यहाँ पर ये स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? तो अब इसका मैं आपको पूरा ब्रॉडली तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ना, तो क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से बस इतना काफी है। अब जो आपको याद रखना है, साइंटिस्ट बनना नहीं है, रिसर्च करना नहीं है। आगे अगर पढ़े तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। बिल्कुल देखो ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, दैट इज द डी। द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर मे बी फिल्ड बाय वैक्यूम और इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग का मतलब आप समझते ही होंगे, इंसुलेटर कंडक्टर को पता ही होगा, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, और वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ तो होता ही है, लेकिन जनरली एयर को हम वैक्यूम में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एन इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और हिंदी में पराविद्युतांक कहते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। हिंदी में संधारित्र देख लो भैया। संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। अवयव मतलब कि एलिमेंट। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर, समझ में आ गया, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रखा जाए तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। अब यार इससे अच्छा तो नहीं मैं तुम्हें बता पाऊंगा, और कोई भी नहीं बता पाएगा। समझ गए ना? मतलब एक व्यवस्था जो बनाई गई है, दो या दो से अधिक चालकों को हमने इस प्रकार, ये देखो यहाँ पर एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, बीच में क्या है दिख रहा है ना, इंसुलेटर। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ना, इसको क्या कहा जाता है? संधारित्र। इसका नाम कुछ होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र का रूप है, अलग अलग आते हैं ये। ठीक है, तो ठीक है भैया, समझ गए होंगे, है ना? इस पर ध्यान नहीं देना, सिलेबस से हट गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, विद्युत द्विध्रुवी किसे कहते हैं। ये इसको बाद वाला जो है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा इस बार। ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, और इसमें से 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये देख लो भैया। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो, कम से कम 3 नंबर में। 2 नंबर में इसकी संभावना है। ठीक है, 2 नंबर में इसकी संभावना है, तो हम देख लेते हैं 2 नंबर में। ये देखो 2022, 2020, 2018 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो ये तो पूछ ही सकता है इसमें से वो। हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुवी किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुवी की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर कोई मुझसे ये बोले कि सर क्या इसको करने में कोई बुराई, करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो कर ही लो, ऑब्जेक्टिव बनेंगे और ऑब्जेक्टिव आपके काम ही आएंगे। लेकिन अगर आप बात करो कि इसमें से क्या डेरिवेशन करना जरूरी है, तो मैं तो आपको सजेशन नहीं दूंगा। नहीं भी करोगे डेरिवेशन तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन डेरिवेशन का जो आंसर है वो आपको याद रखना चाहिए। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अगर हम समझे तो भी समझ लेते हैं। ये भी एक तरह की व्यवस्था ही है, ये ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक साइड ले ले हम पॉजिटिव क्यू, एक साइड ले ले नेगेटिव क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ रखें डी। ठीक है, वैसे डी नहीं, ये गलत बताया, 2a होना चाहिए। ऐसा इसलिए, और ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन।
तो इस पर अभी ध्यान मत दो। यहाँ डी नहीं, 2L2D ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जितना इस पॉइंट से हम पॉजिटिव इधर चलेंगे उतना ही नेगेटिव इधर चलेंगे। ये डायग्राम थोड़ा गलत बनाया हुआ है इसमें, चलो चेक कर लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। ये देखो, ये तो इलेक्ट्रिक, ये देखो फ्लक्स के बारे में लिखा है। इंग्लिश मीडियम को इसलिए बोल रहा, टेंशन नहीं लेना है। इट इज डिफाइंड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द परपेंडिकुलर प्लेन। दूसरी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस। ये देखो, अब ये एरिया की डायरेक्शन तो इधर है, एंगल 90 डिग्री इसके साथ बन रहा है, फ्लक्स कितना है, 0 है कि नहीं। चलो ये तो बता चुका हूं मैं इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझाना चाह रहा था। इलेक्ट्रिक डायपोल पोल कहाँ है, ये भी डेरिवेशन ही है। ये टॉर्क है, टॉर्क की डेफिनेशन डायपोल स्टार्टिंग में ही होगा। ये जो अभी पूछा गया है उसी का पूरा सॉल्यूशन है। और यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल तो एक्सप्लेनेशन, ये देखो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो क्या है, अ सिस्टम यानी कि व्यवस्था, इन विच यानी कि जिसमें टू अपोजिट चार्ज आर प्लेस इन सर्टेन डिस्टेंस, दिस वॉल असेंबली इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये देखो यहां से भी ए, मतलब इसको इधर, ये जो ये डायरेक्शन दिख रही है, ये तो जनरली डायरेक्शन जो है, चलो अभी डायरेक्शन पे मत जाओ आप। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर का ए डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, यहाँ से इधर का ए डिस्टेंस, टोटल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो 2a होगा। कितना होगा, 2a। तो ये व्यवस्था है ना, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछा है, ये देख लेते हैं हम। सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछता तो क्या करते सर, तो श्रीमान आप जो है ना ये डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, वेक्टर p एंड इट्स SI यूनिट कूलम इनटू मीटर एंड डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, LTA या फिर M0 LTA एंड डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीद पर पानी नहीं फेरेंगे। तो ये तो डेरिवेशन है, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें। डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, यहाँ पर शो की गई थी ना, मैंने बताया था ना, आपको याद रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे, तो याद रखना ये बात। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसलिए आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, उल्टी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की जो 4 क्वेश्चन है ये हमारे समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उम्मीद करूंगा जब तक आप ये 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए अगर आपको पढ़ने में समस्या आ रही है तो, और उसमें आप आंसर लिखिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो बताइएगा, ऐसा कुछ रहा तो फिर आंसर के साथ PDF बताई जाएगी। लेकिन क्या है कि पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आंसर फिजिक्स में दिखाना एक पर्टिकुलर बाउंडेशन हो जाएगा। तो आप समझ कर आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आंसर तो कुछ भी हो सकता है, कितना बड़ा भी कोई भी लिख सकता है। अब मैं आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन बता दूं, पता चले वो क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ जाए, आप 2 मार्क्स का आंसर 1 मार्क्स में लिख के आ जाओ, तो नुकसान हो जाएगा कुल मिलाकर। तो समझ कर आंसर लिखे, याद नहीं रखें। और ये जो क्वेश्चन है इन्हें पढ़ें आप, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आज मैंने बता दिए, इनका एक प्यारा सा नोट्स बनाइए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, उनके आंसर लिखिए, क्वेश्चन 1 करके, क्वेश्चन 1 2 करके, और ये एक यूनिट डाल दीजिए फर्स्ट, और डायरेक्ट एक शॉर्टकट इस तरह से बनाइए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, क्वेश्चन तो रहेंगे आपके पास, तो फिर क्वेश्चन को क्यों करना है। हाँ, जनरली जिनके पास
PDF नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है, ठीक है, वो अगर चाहे तो फिर लिख भी सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वरना स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन उतार सकता है, सन भी उतार सकता है ना। 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो भैया पढ़ें, समय कम है, अच्छे नंबर से पास हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ। तो अभी के लिए यहीं तक हम सीमित रखते हैं। अगला जो आएगा वीडियो, उसमें नेक्स्ट 4 और 5 क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी डले होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन डला होगा। तो आप जब तक इन्हें अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। और मैं जब तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो वीडियो को कर ही सकते हैं, ठीक है, आगे आपकी इच्छा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक हम समाप्त करते हैं, बाकी कल देखेंगे। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।